हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिकेट्सिया, जो कि एक पैरासाइट होता है। और रिकेट्सिया जो होती है वो जो बायोलॉजी ऑफ जो पैरासिटिज्म होती है उसके अंतर्गत आती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि रिकेट्सिया क्या होती है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि इसका हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो रिकेट्सिया होती है उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, कैसे उसकी कल्टीवेशन किया जाता है, साथ ही कैसे उसकी जो पैथोलॉजी होती है वो देखेंगे, पैथोजेनेसिस उसकी। और ये जो डिसीज़ होती है, 2 डिसीज़ होती है इनमें, कौन कौन सी इसमें डिसीज़ है उनको देखेंगे। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट देखेंगे कि हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो फैमिली रिकेट्सिया ही होती है, जो रिकेट्सिया है, जो रिकेट्सिया है उनमें जो ऑर्गेनिज्म होती है, यानी कि जो रिकेट्सिया फैमिली जो होती है, रिकेट्सिया फैमिली में जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का एक मतलब उसमें एक ग्रुप जो होती है, ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो होता है वो इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है उसमें। जो कैसा होता है, जो कि इंट्रासेल्यूलर ग्रोथ जो होती है, एंड जो हेमागोगस यानी कि जो ब्लड सकिंग होती है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स वेक्टर जैसे कि जो लाइस, फ्लीज, थिक, जो माइट होती है, इनके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि ट्रांसमिशन जो है पहुंचाने की जो कॉमन फीचर्स होती है उनको शेयर करता है। मीन्स समझिए कि ये एक पैरासाइट होता है, तो जो ब्लड सकिंग है उनके थ्रू जो भी आर्थ्रोपोड्स वेक्टर होती हैं, लाइस वगैरह, जो थिक माइट्स हैं, इनके द्वारा जो है ट्रांसमिशन की जो फीचर्स हैं, इनकी जो भी डिसीज़ हैं वो इनके द्वारा ही शेयर किया जाता है। इसका नाम रिकेट्सिया क्यों रखा गया था, किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका नाम जो है वो हावर्ड टेलर रिकेट्स हैं, इनके नाम पर रखा गया था, जिन्होंने स्पोर्ट्स फीवर रिकेट्सिया की खोज की थी। कब की थी? 1906 में किया था। और साथ ही इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी स्टडी के दौरान ही जो थाइपस फीवर है उसकी वजह से, उस कॉज के कारण इनकी डेथ हो गई थी। तो जो ह्यूमन साइड वर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें वेस्कुलर एंडोथेलियम एंड जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं इनको इन्फेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टर क्या हैं। तो जो रिकेट्सिया होती है, ठीक है, वो एक स्मॉल होती है, ग्राम नेगेटिव वेस्ली होती है। और ये जो होती है ना, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिससे जो कि माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, नहीं देखे जा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये एक ऑब्लिगेट जो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो इनके पास ना एक विशेष फीचर पाई जाती है, यानी कि बहुत से फीचर्स पाई जाती है जो बहुत मतलब अ, ऐसे फीचर्स होते हैं इनमें, ऐसे विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये ना पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी एक शलवल होती है। और इसमें मेटाबॉलिक एंजाइम मतलब जो डीएनए और आरएनए दोनों ही होते हैं। और बाइंडरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन एंटीबैक्टीरियल एजेंट के लिए संवेदनशील होती है। क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होती है, यानी कि जो डोमेन है इसकी वो बैक्टीरिया होती है। फाइलम जो होता है वो स्यूडोमोनारोडा होता है। और जो क्लास होती है वो अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया होती है। और ऑर्डर जो होती है इसकी रिकेट्सियल्स होती है। ठीक है, और फैमिली रिकेट्सिया होती है, जो कि जीनस जो है वो रिकेट्सिया है। और स्पीसीज जो है वो रिकेट्सिया रिकेट्सी है। ओके, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे ही बता दी। क्लासिफिकेशन जो है इनमें, इनकी जो वर्तमान में इनकी जो करेंटली जेनेरा, वो 3 जेनेरा होती है। कौन कौन सी है? वो रिकेट्सिया है, ओरेंटिया है, एयरलिशिया है। ठीक है, तो ये फैमिली के पूर्व जो मेंबर, पहले के जो मेंबर थे, उसमें कॉक्सिला जो बनेटी होती है, जो कि क्या करती है? क्यू फीवर का कारण बनाती है, यानी कि कौन सा कॉज होता है? क्यू फीवर का कॉज करता है। ठीक है, कौन? कॉक्सिला जो बनेटी होती है वो। तो सबसे पहले हम क्यू फीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि होता क्या है, क्योंकि क्यू फीवर डायरेक्टली मैंने बताया तो समझ में नहीं आया होगा। जो क्यू फीवर होती है वो कॉक्सिला बर्नीटी जो बैक्टीरिया होती है
उसके कारण होती है, वो कॉज करती है, ठीक है। होने वाली एक मतलब कि एक बीमारी होता है, डिसीज है एक। क्यू फीवर जो होती है ना, वो एक असामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो एनिमल से जो पर्सन होती है, ह्यूमन होती है, यानी कि जो व्यक्ति होती है, उनमें फैलता है। किस में फैलता है? क्यू फीवर जो होता है वो एनिमल से व्यक्तियों में फैलता है। और ये जो होती है ना, बहुत फास्टली हो सकती है, तीव्र गति यानी कि तीव्र जल्दी हो सकता है। और रह कब सकता है, इनकी टाइम ड्यूरेशन मतलब ये दीर्घकालिक यानी लंबे टाइम के लिए, यानी कि दोनों ही रह सकते हैं, ये तीव्र या तीव्र भी हो सकती हैं, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी, यानी कि दोनों तरह की हो सकता है। सो पहले जो मेंबर्स थे उन्होंने क्यू फीवर का कारण बनाया, कॉज किया। इसके बाद जो आता है वो आता है कि रोसलीमिया। अब जो रोसलीमिया होती है, रोसलीमिया जो कॉन्टाना होती है, ठीक है, जिसको हम रिकेट्सिया कॉन्टाना भी कह सकते हैं। तो ये जो होती है वो ट्रेच फीवर का कारण बनाती है। कौन सा कॉज करती है? ट्रेच फीवर। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रेच फीवर को भी समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सन 1915 में जो यूरोप थी, यूरोप में लड़ रही जो सेना थी, मतलब लड़ने वाली जो सेनाएं थी, ठीक है, पहले की जो सेना थी उनमें ये फैला डिसीज था। पहली बार जो है इस रोग की जानकारी उन्हीं लोगों में हुई थी, जिसे 5 दिन का ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉट्स रिकेट्सिया क्विंटाना है, वो रोगी के रक्त में पहले दिन से लेकर 51 दिनों तक, डेज तक रोग वाहक के रूप में रहता है। सो जो रिकेट्सिया क्विंटाना है, जिसको हम रोसलीमिया कहते हैं, तो ये रोसलीमिया क्विंटाना जो होता है ट्रेच फीवर का कारण बनाती है, यानी कौन से कॉज करते हैं? ट्रेच फीवर। और इन्हें ना इस फैमिली से बाहर रखा गया है, ठीक है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो होती हैं, ये ऑर्थोपोड्स जो हॉर्न है नहीं बनाती हैं। इसके बाद वाला जो होते हैं पैरासाइट, वो ऑब्लिगेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट नहीं होते हैं। सो जो डिफरेंट जेनेटिक प्रॉपर्टीज के अलावा इनमें सेल फ्री मीडिया जो होती है, सेल फ्री मीडिया में डेवलप करने में ये सक्षम होना, ये सब सारी चीज़ें इनकी जो फीचर है इनमें है। अब हम इसका कैल्टिवेशन देख लेते हैं। तो जो रिकेट्सिया है, ठीक है, रिकेट्सिया सेल फ्री मीडिया में ग्रोथ करने में असक्षम है, अनेबल है, ठीक है। वो नहीं कर सकती, किसमें? सेल फ्री मीडिया में ग्रोथ नहीं कर सकती है, ग्रो नहीं कर सकते, उसका वहाँ पे विकास ही नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही नहीं। तो जो ग्रो है, ठीक है, जनरली इन्फेक्टेड सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि जो स्पॉट फीवर जो होती है ना, वो रिकेट्सिया के केस में कहाँ होती है? उनका ग्रोथ जो है न्यूक्लियस में होती है, जैसे स्पॉट फीवर के। तो जो रिकेट्सिया है ये उन सेल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। कौन सेल में? जिनमें मेटाबॉलिजिंग नहीं होती है एक्टिवली, यानी कि एक्टिव रूप से जो मेटाबॉलिजिंग नहीं होती है, उनमें इनका ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होता है। और ग्रोथ करने के लिए इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक। तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं कि जो रिकेट्सिया होती है वो सेल फ्री मीडिया में ग्रोथ नहीं करती, उनमें अनएबल होती है, अक्षम होती है। ग्रोथ कहाँ होता है? इन्फेक्टेड टिश्यू के साइटोप्लाज्म में। जबकि जो स्पॉट फीवर होता है वो रिकेट्सिया के केस में सिर्फ वो न्यूक्लियस में होता है। तो रिकेट्सिया कौन से में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है? कौन से सेल पे? जिनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, ठीक है, उनमें ग्रोथ होती है। और जो टेम्परेचर है इसके लिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है। अब हम अब हम इसके जो पैथोजेनेसिस है इनको देख लेते हैं। तो आपको समझ में आए इसलिए हमने इसे पॉइंट पॉइंट में किया है, और मैं डायरेक्टली हिंदी समझा रही हूँ आपको, ताकि जो वीडियो है लॉन्ग ना हो जाए। तो जो रिकेट्सिया है ह्यूमन में कैसे होती है? ऑर्थोपोड्स वेक्टर के द्वारा होती है। कैसे होती है ह्यूमन में? ऑर्थोपोड्स वेक्टर के द्वारा होती है। कैसे होती है उनके द्वारा? तो अगर वो रिकेट्सिया ह्यूमन को बाइट कर लेती है, यानी कि काट लेती है, या फिशिस के माध्यम से, यानी कि जो रिकेट्सिया है उनके मल के माध्यम से, ठीक है,
ट्रांसमिट किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है ह्यूमन तक इसे, ठीक है। और जिनकी वजह से उन्हें वो ह्यूमन जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर करती है, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है उन पे इंटर करने पर ये रिकेट्सिया किस क्या करती है, स्थानिक रूप से ह्यूमन के अंदर जो है मल्टीप्लाई करती है। उनका बाउंड्री, वहाँ पे बाउंड्री फिजन होता है, डिवाइड होती है वो वहाँ पे करने के बाद मतलब उनके बॉडी में इंटर करने के बाद, और वो क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड में इंटर कर जाती है। ह्यूमन में इंटर हुआ, ह्यूमन से फिर ब्लड में इंटर हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन जो है इन्फेक्टेड होगा। सो ये मुख्य रूप से मेनली क्या करता है कि जो वैस्कुलर आर्थ्रोपोड मतलब कि जो एंडोथीलियल सेल होते हैं, ठीक है, उनमें लोकलाइज्ड होता है। जो वैस्कुलर ल्यूमेन के आंशिक या तो फिर पूर्ण अवरोधक के साथ बड़े होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं ये, वैस्कुलर जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं उनमें लोकलाइज्ड होते हैं, वहीं पे वो बड़े होते हैं, वहीं पे उनका डीजनरेट होता है, वहीं वहाँ क्या करते हैं, डीजनरेट होते हैं। और कौन वहीं उनका फॉर्मेशन फॉर्मेशन भी होता है, और जो थैमस कॉज है उनका कारण बनाता है। थर्ड पॉइंट जो है कि जो रिकेट्सिया डिसीज होती है ये ओवरऑल जो पैथोलॉजिकल फीचर्स के समान होती हैं, कि वे तीव्र ज्वर बीमारी यानी कि अक्यूट फेब्रिल इलनेस का कॉज करता है, इलनेस का कारण बनाता है। मैक्यूलो पॉपुलर जो रेसेस हैं एंड फीवर के साथ ये सेप्टिसिमिया की फीचर्स भी होती है इनमें। और कभी कभी तो ये जो रक्तस्राव होती है, मतलब कि कभी कभी रक्तस्राव भी हो सकता है, और लगभग अगर 20%, लगभग 20% केस में डेथ भी हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इनके कौन कौन से ग्रुप हैं इनके डिजीज़ के। तो मेनली 2 ग्रुप्स के डिसीज़ होते ही हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हम टाइपस फीवर पढ़ेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा एच हो गया है, आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो टाइपस फीवर ग्रुप में सबसे पहले हम 3 जो इसके ग्रुप हैं, इसके अंदर भी 3 ग्रुप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एपिडेमिक टाइपस को पढ़ेंगे, जिसे हम क्लासिकल टाइपस भी कहते हैं, ठीक है। कॉज किसके कारण होता है, ये कौन सा क्या कारण है इसके होने के, यानी किसके, इसका कॉज क्या है मेनली। तो जो रिकेट्सिया प्रोजाकी है इनके कारण होता है। जो इसका जो वेक्टर है वो ह्यूमन बॉडी लॉज पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस होता है, ठीक है, और ह्यूमन हेड लॉज होता है। ओके, मीन्स जो हमारी शेप पे जू होती है, ठीक है, जू, जिसको आप जुआ कहते हैं, जो भी आप वगैरह वगैरह कह सकते हैं, जुआ जू जो भी है, तो इनके द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इनके द्वारा इन्फेक्शन होता है। तो वो जो रिकेट्सिया में पेशेंट्स होते हैं, मतलब रिकेट्सिया के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, मतलब कैसे इन पेशेंट में कैसे होती है ये इन्फेक्शन, तो जो रिकेट्सिया है उनके फीडिंग के द्वारा ही होगा, क्योंकि ये कैसे होती है, एक पैरासाइट होती है जो कि ब्लड सकिंग करती है, ठीक है, ब्लड सक के द्वारा ही तो अपना फूड ऑब्जर्व करेगा। तो ब्लड सकिंग के माध्यम से ये क्या करती है, इन्फेक्ट कर देती है, मतलब इन्फेक्शन जो है उन्हें जो भी पेशेंट है उनको इन्फेक्ट कर देती है, इन्फेक्शन के मतलब उनको कहना चाहिए संक्रमित कर देती है, ठीक है, ब्लड सकिंग के माध्यम से। अब देखते हैं कि जो रिकेट्सिया लाइस, रिकेट्सिया जो होती है वो लाइस की जो कट है उनमें उनका फिजन होता है, वहीं उनका मल्टीप्लाई होता है, और 3 से 5 दिनों में जो फेसेस है वो दिखाई देने लगती है, जो मल है वो दिखाई देने लगती है। तो जो लाइस होती है वो 2 से 4 वीक के अंदर ही इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, ठीक है। और ये तब तक नहीं मरता जब तक कि ये इन्फेक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि जब तक ये इन्फेक्टिव फॉर्म में है, ठीक। तो ये मतलब जिनका इन्फेक्शन है वो ख़त्म नहीं होता जब तक कि वो इन्फेक्टेड चीज़ें, यानी कि जो लाइस है उनकी डेथ ना हो जाए, इन्फेक्शन भी नहीं ख़त्म होता, इन्फेक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं वो। और अगर जो लाइस है वो अगर इन्फेक्टेड फॉर्म में है तो इन्फेक्टेड होने के 1 वीक के अंदर, यानी नहीं मतलब 1 वीक के बाद जो इन्फेक्शन है उनको फैला सकते हैं, ठीक। तो लाइस जो होती है उनको जो लाइस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन जो डिसीज ये इन्फेक्शन है इनको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो अगर आपको ये डिसीज़ हो गई, ये फीवर हो गई है, अगर आपको एपिडेमिक टाइपस है तो बहुत ज़्यादा मतलब सिर दर्द होगा,
ठंड लगने लगेगी और बहुत तेज़ मतलब हाईली फीवर होगा, हाई फीवर होगी। कितने में होगी मतलब लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आपको उल्टियाँ होने लगेंगी और 4 से 7 दिनों के बाद ना धब्बेदार जो दाने रेशेस हैं वो आने लग जाएंगे, ठीक है। अब जो एपिडेमिक टाइपस होती है उसके सेकेंड ग्रुप को देखते हैं कि ब्रील जिंसर क्या होता है। ब्रील जिंसर तब होता है जब कोई पर्सन जो होती है एपिडेमिक टाइपस से ठीक हो जाए, मतलब ठीक हो चुका होता है, तब वापस से जो रिकेट्सिया प्रोज़ाकी है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। मीन्स आप इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझिए कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था एपिडेमिक थाइपस में, मतलब कि जो थाइपस फीवर है, ठीक है। थाइपस फीवर के सबसे फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि जो एपिडेमिक थाइपस होती है, ठीक है। एपिडेमिक थाइपस सबसे पहले हुआ, तो एपिडेमिक थाइपस से कोई व्यक्ति जो है वो ठीक हो चुका है, ठीक है, उस फीवर से, उस थाइपस से, उस डिसीज से ठीक हो चुका है। तो कुछ टाइम बाद वो वापस से वो डिसीज हो जाती है, मतलब कि वो वापस से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रिल्स। मीन्स मान लीजिए कोई एपिडेमिक थाइपस से इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है। इन्फेक्टेड होने के बाद वो ठीक भी हो चुका है। ठीक होने के कुछ दिन बाद वापस से जो रिकेट्सिया प्रोज़ाकी है वापस से हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है, तब होता है ब्रिल्स, ठीक है। तो जो रिकेट्सिया है ये बहुत मतलब इनमें कुछ टाइम के लिए गैप हो सकता है, ठीक है। कैसे मतलब कुछ टाइम के लिए ये उनमें गैप हो सकता है, अव्यक्त रह सकता है, और मंथली या ईयर यानी कि महीनों बाद या ईयर बाद ये वापस से रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे ब्रिल सेंसर है। यानी कि पहले तो आपको एपिडेमिक टाइपस हुआ जब आप ठीक हो चुके हो, ठीक है, उस इन्फेक्शन से आप ठीक हो चुके हो, और ठीक होने के बाद कुछ मंथ में या कुछ सालों में वापस से आप इन्फेक्टेड हो जा रहे हो, तो ये आपके ब्रेन सेंसर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ये वापस से महीने या साल भर में, मतलब साल में या महीने में या मैं सालों बाद मतलब रीएक्टिवेट हो जाएगा, किसके कारण, रिकेट्सिया जो प्रोज़ाकी है उनसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो थाइपस है, ठीक है, उसके ओरिजिनल अटैक के सिमिलर सिम्टम्स के साथ, जिनमें मैक्यूलो जो पॉपुलर डिजीज भी इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो ये जो रिएक्टिवेशन इवेंट है ये तब लॉज जो वेक्टर हैं उनके फिकल मैटर के थ्रू अदर इंडिविजुअल में ट्रांसमिट किया जा सकता है, और जो थाइपस के एक न्यू इंडेमिक के लिए फोकस भी किया जा सकता है। तो कैसी होती है ब्रेल सेंसर? ब्रेल सेंसर जो होती है ना वो एक मिल्ड इलनेस होती है, ठीक है। मतलब इनमें इसकी जो बीमारी है वो हल्की होती है, और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट होती है, ठीक, वो कम होती है। मतलब इसमें मृत्यु दर जो होती है वो कम होती है। अब हम थर्ड ग्रुप देखते हैं क्या है, इंडेमिक टाइपस, ठीक है, जिसको हम इसका जो कॉज है वो किसके कारण होता है, तो रिकेट्सिया टाइपी के कारण होता है। और जो वेक्टर होते हैं वो रेड फ्ली होते हैं, ठीक है, यानी कि चूहा पिच्चू। बहुत ही आसान है ये भी। सो जो रिकेट्सिया थाइपी होती है वो मेराइन थाइपी के कारण बनाती है, कॉज करती है, ठीक है, जो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये मेनली रेड को अफेक्ट करता है जो कि इन्फेक्टेड का भंडार होता है। और जो फ्ली होती है, ठीक है, चिनोप्सिला जो क्यूपिस हैं उनके द्वारा ट्रांसमिट करता है। और ये जो होते हैं एपिडेमिक टाइपस की तुलना में, यानी कि जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था एपिडेमिक, ठीक है, ब्रिल जिंसर से पहले एपिडेमिक, तो एपिडेमिक टाइपस की तुलना में ये मामूली डिजीज होता है, यानी कि कम होता है। और इनके इन्फेक्टेड होने वाले जो अधिकांश लोग हैं उनको ये पता नहीं चलता कि उन्हें जो फ्ली है उसने काट लिया है, ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल टाइप का है। सो डायग्राम को समझते हैं, अगर ये जूम हो जाए तो अच्छी बात है। ये जो है अपना फ्ली, ओके, इसने रैट को बाइट किया,
अब रैट जो होती है वो तो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये रैट फ्ली जो होता है, रैट फ्ली जो होता है वो क्या करती है, जो रैट फ्ली होती है वो जिनोप्सिला जो क्यूपिस होती है उनके द्वारा ट्रांसमिट करती है, किसको, ह्यूमन को। किसको करेगी, ह्यूमन को। तो कैसे करेगी, इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि जो रैट है वो ब्लड सकिंग तो करती नहीं है। जस्ट वैसे ही ये कैट में भी है, ठीक है। ये जो फ्ली है कैट को इन्फेक्ट किया, कैट इन्फेक्शन हो गई इनमें। ये जो होती है कैट फ्ली जो होती है, ये डिनोप्सी क्या लिखी है जो, ठीक है। तो समझिए यहाँ कि ये जो कैट इन्फेक्शन हो गया, कैट में हो गई, कैट जो है कैट फ्ली के माध्यम से ये क्या किया, ह्यूमन में इन्फेक्ट किया है, ह्यूमन को भी ट्रांसमिट किया। अब ह्यूमन में ट्रांसमिट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, समझने वाली बात तो ये है कि हमने पैरासाइट पढ़ा, तो पैरासाइट जो है वो ब्लड सकिंग के माध्यम से जो ह्यूमन है उनको इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं, उनको संक्रमित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैट है और जो माइस है, ठीक है, वो किस तरीके से ह्यूमन को संक्रमित करेगा, क्योंकि वो तो ब्लड सकिंग करते नहीं है। हाँ, बेसिकली वो ब्लड सकिंग नहीं करते, लेकिन ये जो है अपने फेसेस यानी कि अपने मल के थ्रू इन्फेक्शन करते हैं इनमें, ठीक है। तो जूम करती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। सो हमने पढ़ लिया कि जो फ्ली है रैट माउस के माध्यम से ह्यूमन में ट्रांसमिट किया। तो जो ह्यूमन है वो जो रिकेट्सिया थाइपी है उस जो वेक्टर है ना, रिकेट्सिया थाइपी वेक्टर, उनके संपर्क में आने के माध्यम से, मतलब वो अगर उनके संपर्क में आ गए, उनके पास आ गए, यानी कि उनके क्लोजली ये हुए, तो क्या होता है कि ह्यूमन जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए हो। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इससे भी सिर दर्द होता है, बुखार आ जाती है, जो मांसपेशियां होती हैं उनमें दर्द होने लग जाती हैं, ठीक है। और जो जोड़ होते हैं, ठीक है, उनमें भी दर्द होती है, जी मिचलाना टाइप का लगने लगता है, उल्टी भी होती है, ठीक। तो ये सारे इनके लक्षण हैं। और जो 40 से 50% जो रोगी लोग होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, उनको इनकी शाइन की शुरुआत के 6 डे बाद, यानी कि संकेत के, यानी कि आपको इस इन्फेक्शन के संकेत मिल चुके हैं, तो 6 डे के बाद अलग अलग दाने विकसित होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। दाने जो है मतलब रेसेस जो है आने लग जाते हैं, ठीक है। जो 45% तक के जो लोग होते हैं वे उनमें जो है ना न्यूरोलॉजिकल साइन डेवलप हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये कि उन्हें ना अ, दौरे दौरे या तो फिर असंतुलन, इम्बैलेंस, इस टाइप के साइन जो है उनमें डेवलप होती हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड ग्रुप पढ़ेंगे, स्पॉट फीवर ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी दो फीवर जो हैं आते हैं। सबसे पहले हम रॉकी माउंटेन स्पॉट फीवर को देखते हैं। तो इसका कॉज क्या है, रिकेट्सिया, ठीक है, रिकेट्सी, ठीक है। ये है इन्फेक्शन जो होती है वो क्यों होती है, इन्फेक्शन जो होती है जो थिक होती है उसके काटने से होती है, ठीक है। जिनकी इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होती है, 1 वीक की होती है। और ये सबसे गंभीर रूप होता है, ठीक है, भयंकर वाली रूप होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी ज़्यादा रेशेस आने लग जाती हैं। और जो थाइपस फीवर के समान, मतलब जो थाइपस फीवर होती है उनके समान, लेकिन इनमें ना जो रेसेस हैं वो पहले ही दिखाई देने लगती है और बहुत अधिक प्रमुख होते हैं। प्रारंभिक लक्षण क्या होती हैं इनकी, इनिटिशियल सिस्टम फीवर होती है, यानी कि बुखार, जी मिचलाना, उल्टी, भयंकर सर दर्द होते हैं, मांसपेशियों में दर्द होती हैं, भूख की कमी हो जाती है। इसके बाद जो बाद के सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, तो बाद के जो हैं वो मैक्यूलो पॉपुलर रेसेस होने लगती हैं, ठीक है, पैचर रेसेस होने लगती हैं, एब्डोमिनल पैन होने लगता है, जॉइंट पैन होता है, और फॉरगेटफुलनेस होती है, विस्मृति, जिसको भूलने भूलने वाली चीज़ें कहते हैं, ठीक है।
अब हम सेकेंड देखते हैं, रिकेट्सियल पॉक्स। क्या होती है रिकेट्सियल पॉक्स? तो इसका जो कॉज होता है, ठीक है, माइट होती है। ओके, जो वेक्टर है वो भी माइट होती है। ठीक, तो जो चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाली जो वैस्कुलर रेसेस हैं, उनके साथ जो है फेब्रिल इलनेस की बीमारी भी होती है। ठीक है, ये जो होती है सेल्फ लिमिटिंग और जो होती है नॉन फीटर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट सिम्टम्स क्या है? काटने के बाद इनमें ना गांठ बनने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक काली क्रिस्टली स्क्रैप बन जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक ब्लैक कलर के धब्बे बन चुके हैं। ठीक है, अगल बगल जो होती है मतलब एक पापड़ी की जैसे हो जाती है, जिनमें बहुत सारे इसके सिम्टम्स क्या क्या होती हैं। तो इनमें से भी बुखार होती है, ठंड लगती है, कमजोरी फील होने लगती है, जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होने लग जाती है, और सबसे मोस्ट विशिष्ट जो सिम्टम्स हैं उनमें मतलब रेसेस हैं। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के पूरे बॉडी में फैले होते हैं। अब हम इनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सो इनका ट्रीटमेंट क्या है? तो जो रिकेट्सिया है ना, रिकेट्सिया टेट्रासाइक्लिन और जो क्लोरैम्फेनिकल यानी कि और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट भी होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, जैसे जो सिप्रोफ्लोक्सासिन होते हैं, फ्लोक्सासिन होते हैं, या जो क्लोरैम्फेनिकल्स होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और अगर हम देखें तो जो पेनिसिलिन होते हैं और जो सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है, इनफेक्टिव होते हैं, लेकिन पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, रिकेट्सिया पर एक इनहिबिटरी एक्शन होते हैं। और जो सल्फोनामाइड वास्तव में कैसा होता है, रिकेट्सिया के डेवलप को बढ़ा सकता है। और जो पेशेंट यानी कि जो रोगियों हैं ना, जो रोगियां, उनको दिए जाने पर स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। कंट्रोल कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो इन्फेक्टेड जो पर्सन है, मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको डिलॉस किया जाना चाहिए, यानी कि जो लॉज होते हैं जिनके कारण होती है उनसे उन्हें फ्री फ्री किया जाना चाहिए, उनको फ्री रखा जाए। और उनके जो कपड़े हैं या फिर बेड जो होते हैं उनको विषाणु रहित किया जाना चाहिए, यानी कि डिकंटामिनेट किया जाना चाहिए। या मतलब जो गंदे बिस्तर या कपड़े जो हैं उनको साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो इंडेमिक एरिया है, अगर कोई पर्सन इंडेमिक एरिया में इंटर कर रहा है, ठीक है, तो वेक्टर के द्वारा इन्फेक्शन से बचाने के लिए ना उन्हें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है पहनने चाहिए, अच्छे से प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने चाहिए। ओके, तो रिकेशियल डिसीज में किसी के लिए मतलब करंटली में अभी वर्तमान में कोई सुरक्षित यानी कि इनफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। सो उन्हें इन सब चीज़ों से बचने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।